तो भारत तो वहां पे पहले से ही मौजूद है, उसको आप नहीं कहते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भारत हमको जो है हमारे मूल से जोड़ने मूल से जोड़ता है। हम कहते हैं कि भारतीय परिधान है, भारतीय सभ्यता है, भारतीय परंपरा है, भारत के त्योहारों को हम बोलते हैं। कोई इंडिया पे अगर आप जोड़ के नहीं, देखिए परिभाषा तो आप यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं, और वजूद सबसे बड़ी बात होती है। अस्तित्व पे अगर आपकी आंच आ जाए तो फिर उसे बचाने की लड़ाई वहां शुरू हो जाती है, जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। दिक्कत टाइमिंग को लेकर के है, दिक्कत सरकार की तरफ से ही जो इनिशिएट लिया गया था, जिस तरीके की योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उसका नाम, उसके आगे इंडिया शब्द जोड़ दिया गया, भारत क्यों नहीं जोड़ा गया, तब क्यों नहीं ध्यान रखा गया, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इंडिया या भारत, इसे लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है। संसद के विशेष सत्र से पहले इसको लेकर के बातें होनी शुरू हो गई है कि क्यों आखिरकार इस चीज को हवा दी गई है, ऐसी बातें क्यों कही गई है। और खास करके जो इन्विटेशन कार्ड दिया गया है, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, डिनर पे जिन्हें इनवाइट किया गया राष्ट्रपति भवन की तरफ से, जो इन्विटेशन कार्ड उन्हें सेंड किया गया है, उस पे जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, उसको लेकर आपत्ति। और एक और इन्विटेशन कार्ड देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं इंडोनेशिया में, जो उनके नाम का इन्विटेशन आया, वहां किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया इंडिया की जगह। तो ये दो बड़ी बातें हैं जिसे लेकर के चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं। हर किसी के जहन में जो भी सवाल है यहां पर हम उठा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं अनूप जी, क्योंकि भारत एक तरफ, दूसरी तरफ INDIA, इसको लेकर के आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये चुनावी गणित देखने को मिल रहा है, जो टाइमिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, इस नजरिए से देखा जाए, लेकिन बीजेपी के अपने तर्क हैं, अपनी बातें हैं। आलोक जी लगातार अपनी बातों पे स्टिक हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और अब वो वक्त आ गया है जहां इस पर विचार करना चाहिए था। पहले की सरकारों ने नहीं किया, अब हम कर रहे हैं। किसी ना किसी वक्त कभी भी हमें एक्शन लेना था, और देश में हर 6-8 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। इस बार भले ही 8-9 महीने बाकी हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव होने उससे पहले यह मुद्दा उठा लिया गया। फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि INDIA के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से निचली, और आलोक जी हो या भाजपा के दूसरे मित्र अपनी सरकार की भारत की नाम की आड़ में, देशभक्ति की आड़ में जो चालबाजी, राजनीतिक चालबाजी कर रहे हैं, उसको ढकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भारतीय संस्कृति का बड़ा चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो अपना आदर्श मानते हैं, और उसके एक बहुत बड़े चिंतक स्वर्गीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर थे। समाजवादी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि किसी संगठन का, संघ का, RSS का हस्तक्षेप है सरकार में, और दबाव में सरकार ये फैसला ले रही है, या इस मुद्दे को उठाया गया, क्यों लगता है? उसका जवाब आलोक जी से हम लेंगे। हाँ प्रिया जी, मेरी बात पूरी हो जाने। उन्होंने 2 किताबें लिखी, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड। किस भाषा में थी? अंग्रेजी में थी या हिंदी में थी? भारतीय संस्कृति की भाषा क्या है? दूसरी किताब आई उनकी बंच ऑफ थॉट्स, उसकी भाषा क्या थी? और तो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस कोड है, वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। हाफ पैंट और शर्ट, ये किस संस्कृति का प्रतीक है? देखिए आलोक जी, विस्तृत मत होइए, बात हो जाने दीजिए। अभी इन्होंने इंडिया को घमंडिया कहा। हमने पहले कहा कि भारत कहो, इंडिया कहो, हिंदुस्तान कहो, भारत माता कहो, भारतवर्ष कहो, मातृभूमि कहो, सब एक है, और हम सबका स्वागत करते हैं। तो इंडिया को घमंडिया कहने जैसा ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या इंडिया से इनको प्रेम नहीं है? अगर भारत का नाम इंडिया है तो उसको ये देश नहीं मानेंगे अपना, जिसको कल तक डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया कर रहे थे। इसके साथ साथ बात यह है कि ये इसकी आड़ में अपना सांप्रदायिक एजेंडा भी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। मैं पूछना चाहता हूं, उसी भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही इस देश में अंग्रेजों के राज से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता संघर्ष भी चला था। उस स्वतंत्रता संघर्ष में 1942 में जब देश के तमाम आजादी की लड़ाई के योद्धा भारत माता की जय बोल रहे थे, तो इनका जो संगठन था उस समय का हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो अंग्रेजी फौज में लोगों को भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जब महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने कहा था कि भारत को आजाद कराना है
क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तब ये कहते थे कि जो देशभक्त हो, जो भारतीय संस्कृति के पुजारी हो, उनको अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। ये भारतीय राजनीति की अगर भारत के पौराणिक चरित्रों से तुलना करें तो रामायण में जो मारीच का चरित्र था, जो रूप बदलने में माहिर था, ये मारीच के चरित्र से मिलती जुलती विचारधारा है, जो रूप बदल करके जनता के वोट को ठगना चाहती है। और इनका मात्र एक उद्देश्य 2024 में येनकेन प्रकारेण सरकार बनाना है, और सरकार बनाने के लिए देश की बर्बादी क्या बहरूपियों को जनता नहीं पहचानती है सर? जनता बिल्कुल पहचानती है, जनता बिल्कुल पहचानती है, और हम इसीलिए लगातार उन मुद्दों कोई कितना भी वेश बदल ले, जनता वाकिफ है। सब जितनी भी सरकारें इस देश में हैं, सबके शासनकाल को जनता ने देख लिया। 70 साल हो चुका है, सबके शासनकाल को देखा, कांग्रेस को भी देखा। राज्य में भी अलग अलग सरकारें हुई, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकारें बनाई, कभी सत्ता में थी, आज नहीं है। सबके शासनकाल को देखा है। वक्त का पहिया घूम रहा है, जनता फरमान सुनाती रहती है। कांग्रेस से त्रस्त हुई, बीजेपी के, एनडीए के हाथ में बागडोर इस देश की थमा दी गई है, सत्ता की चाबी दे दी गई है। इसका जवाब दे लेना, इसका जवाब दे लेना। 1947 से लेकर के 1977 तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे एक छत्र राज किया केंद्र में। उस दौरान जाहिर बात है जनता ने वोट दिया, तब कांग्रेस पार्टी ने राज किया। तो क्या 30 सालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या कांग्रेस के शासकों ने जो नीतियां बनाई थी और जनता ने वोट भी दिया था, क्या उनको सबको ये कहा जा सकता है कि वो सारी चीजें सही थी? या आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 10 साल से, और वो जितने भी काम कर रहे हैं उन सारे कामों को इस नाम पे जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ वो सरकार में है? हम तो ये कहना चाहते हैं कि भावनात्मक मुद्दे उभारना, देश की जनता का ध्यान मूलभूत मुद्दों से हटाना, वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, और तमाम ऐसे मुद्दे जो मैं पहले चक्र में बोल चुका हूं। देखिए, मुझे लगता है कोई भी आम आदमी पोलिंग बूथ का अगर रुख करता है, पोलिंग बूथों की तरफ अगर वो बढ़ रहा है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है, उसके जहन में यही रहेगा कि उसकी सरकार ने उसके लिए क्या किया। चाहे वो विधानसभा के लिए वोटिंग कर रहा हो या किसी भी पंचायत चुनाव के लिए वोट कर रहा हो, उसके गली मोहल्ले में सड़क की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजें जहन में रख करके कोई भी एक आम व्यक्ति, इंसान वोट डालने जाता है। स्टूडेंट भी ये देखता है कि सरकार ने उसके लिए किस तरीके की फैसिलिटी दी है, कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसे उसको क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, और आगे भविष्य में क्या उसको दिखता है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आपने क्या काम किया है। इन सारे मुद्दों पर ही वोट जनता देती है मेरे ख्याल से, कोई भी एक आम इंसान। आलोक अवस्थी। प्रिया जी, पूरी डिबेट आपने आज जिस विषय पर रखी है, अनूप सांडा जी जाकर के आरएसएस पर चले गए। पूरी डिबेट वो आरएसएस में ही कर रहे हैं। उनके पास अपने नेता अखिलेश यादव के बारे में बोलने के लिए 2 शब्द भी नहीं है, क्योंकि वाकई वो पिटा हुआ नेता है इनका। क्योंकि लगातार जनता 9 साल से जितने भी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, लोकसभा के 2 चुनाव हुए हैं, विधानसभा के 2 चुनाव हुए हैं, पंचायत के 2 चुनाव हुए हैं, नगर निगम के चुनाव हुए हैं, खाता नहीं खुल पाता है, हाशिए पर जनता ने फेंक रखा है। कारण यह है कि खाली तुष्टीकरण, अपराधियों का साथ और दंगाइयों के पीछे खड़े होना, यही एक धर्म इनका बचा हुआ है। सनातन धर्म का लगातार इनकी पार्टी से अपमान हो रहा है। एक शब्द जो है अनूप सांडा के मुंह से नहीं निकलता है। ये आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं, दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, कहीं पे विरोध नहीं होता है। तो जो इनकी मूल विचारधारा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम लगातार भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारत के सम्मान की बात करते हैं, भारत की सीमाएं सुरक्षित हो उसकी बात करते हैं, देश में आतंकवादी घटना ना हो हम उसकी बात करते हैं। तो यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो बात कर रहे हैं, वह सांस्कृतिक संगठन है, लगातार देश को निर्माण में लगा हुआ है। कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पर आपदा आती है, कहीं पे वनवासियों के बीच में शिक्षा की बात आती है। जिन जगहों पर जाते नहीं है, सरकार नहीं जाती, वहां पर संगठन काम कर रहा है, और वहां पे इनका प्रवक्ता नहीं बैठा तो ये उस पर हमला कर रहे हैं। तो सीधी बात यह है कि आपका नेता आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचाता रहा है। हमने देखा है अखिलेश यादव की फोटो, हमने देखा है कैसे राम भक्तों पर गोलियां चला करके उनको जो है भुना गया था। हमने देखा है कैसे बनारस के अंदर शंकराचार्य जी का के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। हमने देखा है कैसे अयोध्या के अंदर और आपने जो है पंचकोशी परिक्रमा को रोक दिया था। तो यह पहाड़ा मत पढ़ाइए, क्योंकि आपको भारतीय मूल की संस्कृति की जानकारी नहीं है। हम भारत की अस्मिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान पर्शिया से शब्द आया हुआ है। आप पर्शियन सभ्यता को फॉलो करते हैं, आप ग्रीक सभ्यता को फॉलो करते हैं, आप इंडस वैली की सभ्यता को बात करते हैं, जो है अंग्रेज बात करते हैं। हम भारत की बात करते हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं जिसका हम संकल्प लेते हैं